नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग स्टडी एंड स्टोरीज़ में। आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम राजनीतिक विज्ञान का कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। संसदीय शासन प्रणाली जैसे भारत में पाई जाती है, ब्रिटेन में पाई जाती है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एग्जाम्पल ले तो हम अमेरिका की बात कर सकते हैं, वहाँ पाई जाती है। तो इन दोनों शासन प्रणालियों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस चीज़ को हम देखेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है। जो राज्याध्यक्ष होता है उसकी स्थिति के संबंध में बात करते हैं। जो संसदीय शासन व्यवस्था में राज्याध्यक्ष की स्थिति, देखो डिफरेंस समझना है थोड़ा सा। राज्याध्यक्ष बात हो रही है, शासनाध्यक्ष नहीं हो रहा। राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, यहाँ संसदीय व्यवस्था में इन दोनों में अंतर पाया जाता है। राज्याध्यक्ष है वो नाम मात्र का होता है, नाम मात्र की शक्तियाँ उसके पास होती हैं, शासन उसके नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ उसके पास नहीं होती है। तो कहने का मतलब है नाम मात्र या औपचारिक कार्यकारी होता है राज्याध्यक्ष। कहाँ? संसदीय शासन प्रणाली में। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन की बात करें वहाँ सम्राट है। ये क्या है? राज्याध्यक्ष है और इनकी स्थिति नाम मात्र की होती है, एक तरह से औपचारिक शक्तियाँ होती हैं इनके पास, वास्तविक शक्तियाँ इनके पास नहीं होती। या यूँ कह सकते हैं कि ये सम्मान से संपन्न है, शक्ति से संपन्न ये नहीं होते हैं। इसके विपरीत हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जहाँ पाई जाती है, अमेरिका की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, जो राज्याध्यक्ष होता है वो वास्तविक कार्यकारी होता है। वास्तव में जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो राज्याध्यक्ष के पास ही होती हैं। वास्तविक कार्यकारी होता है और शक्ति व सम्मान दोनों उसके पास होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा संसदीय शासन प्रणाली में केवल उसके पास सम्मान है, राज्याध्यक्ष के पास शक्ति नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अध्यक्षीय प्रणाली में हम देखते हैं जो राज्याध्यक्ष होता है उसके पास सम्मान भी है और शक्ति भी है, दोनों चीज़ें उसके पास है। दूसरा अंतर देखते हैं हम, संसदीय शासन प्रणाली हम बात कर रहे हैं। पहली चीज़ हमने देखी थी कि नाम मात्र शब्द हम ले रहे हैं, औपचारिक शब्द ले रहे हैं। इसका मतलब एक कार्यपालिका और पाई जाती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की। नाम मात्र की में हमने देख लिया केवल सम्मान होता है, उनके पास शक्ति नहीं होती। दूसरी तरफ जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, संपूर्ण शक्तियाँ उसके पास होती हैं। वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री या चांसलर के पास होती हैं, और वही शासन का अध्यक्ष होता है। शासन का अध्यक्ष वास्तव में प्रधानमंत्री या चांसलर होता है। वह संसद की निचला जो सदन होता है उसमें बहुमत दल का नेता होता है। ये चीज़ें संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में भेद पाया जाता है। शासनाध्यक्ष होता है वो वास्तविक कार्यपालिका है, और राज्याध्यक्ष है वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का सूचक है। दूसरी तरफ हम यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखते हैं वही चीज़ आ गई। यहाँ राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में भेद नहीं पाया जाता, अंतर नहीं पाया जाता, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं एक तरह से। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्याध्यक्ष भी होता है और वो शासन का अध्यक्ष भी होता है। वही उसी के नाम से शासन होता है और वही शासन करता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भी वही करता है और उसी के नाम से प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका का भेद नहीं पाया जाता, अंतर नहीं पाया जाता। जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं मंत्रिमंडल के संबंध में अंतर। मंत्रिमंडल के संबंध में क्या अंतर है कि हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, यहाँ क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय कई चीज़ों को देखना होता है, जैसे कि वो एक बोलते हैं राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। अपने ही दल के सदस्यों को, जिससे पार्टी को बहुमत मिला है, उसी अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है। दूसरा होता है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो मंत्री होता है उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। उस व्यक्ति को क्या होना अनिवार्य है? संसद का सदस्य होना
अनिवार्य है। मान लें कि प्रधानमंत्री ने किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया कि वो संसद का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता लेनी होती है। कहने का मतलब उपचुनाव के माध्यम से उसे संसद का सदस्य बनना होता है और तब वो 6 महीने के आगे भी मंत्री के पद पर रह सकता है। मान लो अगर वो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पाया तो 6 महीने के बाद उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। ये चीज़ संसदीय शासन प्रणाली में है। कहने का मतलब मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री काफ़ी हद तक स्वतंत्र है, लेकिन उसे राजनीतिक सजातीयता का ध्यान रखना होगा। और दूसरा, जो मंत्री होते हैं उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव के माध्यम से संसद की सदस्यता लेनी होती है। बात हम कर रहे हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली की। यहाँ ये नहीं पाया जाता, जो ये व्यवस्था है यहाँ नहीं है। यहाँ जो राष्ट्रपति होता है बिल्कुल स्वतंत्र है। यहाँ जो राष्ट्रपति है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अपने विश्वास पात्रों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है। जरूरी नहीं है कि जो उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो विधानमंडल अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में जिन सदस्यों को शामिल कर रहा है कि वो कांग्रेस के सदस्य हो। कहने का मतलब वो किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। होना अनिवार्य नहीं है। विधानमंडल के सदस्यों को, कांग्रेस के सदस्यों को राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और पूरी तरह स्वतंत्र हैं, एक तरह से कि अपने किसी मित्र को भी बना सकता है, विरोधी पार्टी के सदस्य को भी बना सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। वो किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। तो दूसरा, यहाँ देखो प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, उसे राजनीतिक सजातीयता का ध्यान रखना होता है। उसे ये देखना होता है कि वो सदस्य, जो मंत्रिमंडल का सदस्य है बनने जा रहा है, जिसको मंत्री बना रहे हैं प्रधानमंत्री, वो संसद का सदस्य हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति इन बंधनों से बंधा हुआ नहीं है। वो किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। तो ये अंतर है दोनों का मंत्रिमंडल के संबंध में। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के संबंध में अंतर। बात हम संसदीय शासन व्यवस्था की करते हैं। यहाँ जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है और विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की बात करें, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल, उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है? संसद के प्रति। और विशेषतः संसद के लोक सदन की, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम यहाँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हम संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। यहाँ क्या होता है, जो मंत्रिमंडल है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ध्यान रखना। जो मंत्रिमंडल है वो किसी के प्रति से मतलब ये है कि वो विधानमंडल या कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वो केवल अपने जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो एक तरफ जहाँ मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, वहाँ अमेरिका में का जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये चीज़ हमें यहाँ देखनी है। नेक्स्ट अंतर आता है विधानमंडल और कार्यपालिका का परस्पर संबंध। विधानमंडल और कार्यपालिका, हम यहाँ कह सकते हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का आपस में संबंध है। तो विधानमंडल का निचला सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध, निचला सदन हम यहाँ लोकसभा की बात कर सकते हैं, संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, वो स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से संपूर्ण मंत्रिमंडल को समय से पूर्व भंग कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव लाके लोकसभा मंत्रिमंडल को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। ये संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत होता है। कहने का मतलब है
कि समय से पूर्व, वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है लेकिन उससे पहले भी मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है। और वो कौन कर सकता है? वो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किया जा सकता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? ये लोक सदन के द्वारा या लोकसभा के द्वारा ये रखा जाता है। ये संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत हम बात कर रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता है? यहाँ जो राष्ट्रपति है और विधानमंडल कांग्रेस है, वो क्या होता है, नियत अवधि के लिए चुने जाते हैं। एक फिक्स समय होता है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। विधानमंडल मतलब कांग्रेस, बार बार एक ही बात बता रही हूँ, विधानमंडल जैसे भारत में और ब्रिटेन की बात करें वहाँ विधानमंडल को संसद कहा जाता है। अमेरिका की बात करें वहाँ विधानमंडल को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है, वहाँ विधानमंडल के 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है। तो नियत अवधि के लिए ये लोग, ये सदस्य, इनके सदस्य चुने जाते हैं। इनको हटाया नहीं जा सकता, कहने का मतलब है। हाँ, राष्ट्रपति के संबंध में एक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब, एक तरफ हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, यहाँ समय से पहले अगर लोकसभा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और वो वास्तव में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिमंडल को समय से पूर्व इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति हो या कांग्रेस के दोनों सदन के जो सदस्य हैं, वो एक निश्चित नियत अवधि के लिए चुने जाते हैं, वो समय से पूर्व नहीं हटाए जा सकते। राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से अवश्य राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये हो गया मतलब दोनों व्यवस्थाओं में अंतर, एक संसदीय शासन प्रणाली में और दूसरा अध्यक्ष शासन प्रणाली में। वापस एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं। जहां संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में भेद पाया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये भेद नहीं पाया जाता। जो वास्तविक कार्यपालिका है, संपूर्ण शक्तियाँ उसी के पास है, वही राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों वही होता है, और वास्तव में वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने देखी, जो प्रधानमंत्री है या चांसलर है, वो निचले सदन मतलब लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मतलब उसका सदस्य होना अनिवार्य हो गया है, एक तरह से संसद का सदस्य होना अनिवार्य हो गया। लेकिन अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री संसद सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है। मंत्रिमंडल के संबंध में अंतर है। जो प्रधानमंत्री है वो संसद के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है, और राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है, अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है। इसके विपरीत अध्यक्ष शासन प्रणाली में ऐसा नहीं पाया जाता। वहाँ राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपने विश्वास पात्रों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। राजनीतिक सजातीयता यहाँ नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व। जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेषतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं पाया जाता। राष्ट्रपति या उसका मंत्रिमंडल जो है कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं यहाँ। नेक्स्ट है आपस में संबंध, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संबंध। इसमें जो विधानमंडल का निचला सदन होता है वो मंत्रिमंडल के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, उसके माध्यम से समय से पूर्व ही मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है। लेकिन बात हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं पाया जाता। वहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दोनों सदन हैं, वो एक नियत समय के लिए चुने जाते हैं, उनको समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति के संबंध में एक बात अवश्य है कि
राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। एक चीज़ और देखते हैं हम, विपक्ष की स्थिति के संबंध में भी दोनों व्यवस्थाओं में, दोनों शासन प्रणालियों में अंतर पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, विपक्ष जो होता है वो सक्रिय होता है। अगर समय से पूर्व मंत्रिमंडल भंग हो गया तो जो विपक्षी पार्टी है वो क्या करती है, वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मतलब उसकी भूमिका, जो विपक्ष की भूमिका होती है वो सक्रिय होती है। इसके विपरीत अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, वहाँ विपक्ष संगठित नहीं होता, विभाजित होता है, वो इतना सक्रिय नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। कल नए दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।